नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं INSS न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम की एक महिला ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपने ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के पति और ससुर सहित कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज करके जांच में जुट गई। आपको बता दें कि वही पीड़िता ने अपना हौसला दिखाते हुए मीडिया के सामने ससुराल पक्ष की पोल खोलकर रख दी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उससे नहीं, उसके पैसों से प्यार करते हैं और नहीं देने पर मारपीट और शोषण करके ससुराल से धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आइए सुनते हैं पीड़िता की खुद की जुबानी हमारे मेरी जुबानी मेरी कहानी कार्यक्रम में, जहां चैनल निर्देशक शालिनी चौधरी से पीड़िता ने खुलकर बयान दिया। आज हमारे स्टूडियो न्यूज INSS न्यूज में जो पीड़िता है और अपने ससुराल पक्ष से बहुत पीड़ित हुई हैं और वो हमारे पास आज आई हैं। उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने उसके खिलाफ कांदिवली वेस्ट में FIR की है। तो आज सुनते हैं हम की जबानी कि उनके साथ क्या क्या हो रही थी। नमस्कार, मैं कांदिवली में रहती हूँ। ये मेरी शादी लास्ट ईयर हुई थी जून 5 जून 2026 में, सॉरी 6 जून 2025 में। ये मेरी सेकंड मैरिज है। ओके। मेरी फर्स्ट मैरिज जो थी वो हुई थी 2003 में और 2021 में कोरोना में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। उसके एक्सपायर होने के 4 साल के बाद हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसके थ्रू हमारा कांटेक्ट करवाया गया कि शादी के लिए। तो उनके थ्रू हम मिले थे और मिलने के बाद हमारी शादी की बात चल रही थी। लास्ट ईयर ही हम लोग मिले थे। ओके। तो उस टाइम पे शादी की बात के लिए हम लोग मिलते थे तो मेरे जो हस्बैंड है रितेश देसाई, वो मुझे बार बार फिजिकल के लिए बोलते रहते थे कि इसको मेरे साथ फिजिकल होना है, लेकिन मैं उन्हें मना करती थी कि नहीं, शादी करनी है तो ही ये चीज पॉसिबल है, विदाउट शादी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। बाद में उन्होंने 4 महीने के बाद उसके घर वालों से मुझे मिलवाया। उसके घर पे मैं गई, वहां पे मेरे ससुर सुरेश देसाई, मेरे हस्बैंड रितेश देसाई, मेरे जेठ सचिन देसाई, मेरी जेठानी हेतल देसाई और मेरा भतीजा नील देसाई। भतीजा में मेरी जो जेठ जेठानी है ओके उनका बेटा। ओके, तो वो सब लोग घर पे थे। वहां पे वो लोग ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे बात करने के बाद मुझसे पूछा कि कहाँ पे रहती है, क्या है, वो सारी चीजें मैंने उनको बताई। फिर वो लोग ने मुझे बताया कि ठीक है, हम लोग को कोई 1-2 दिन में मीन्स 1-2 दिन के बाद हमारी वापस मुलाकात हुई और 1-2 दिन के बाद हम लोग की शादी फाइनल हुई। ओके। फाइनल शादी होने के टाइम पे उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था और घर पे बुला के मुझसे कहा था कि हमारे घर पे ये पहली शादी है। मेरी सेकंड शादी थी लेकिन मेरे हस्बैंड की फर्स्ट शादी है। उनकी एज क्या आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की एज है 48। और उनकी मतलब पहले कोई मैरिज नहीं हुई थी? फर्स्ट मैरिज? ये फर्स्ट मैरिज है। ओके। तो मुझे बताया गया कि ये हमारे घर की फर्स्ट मैरिज है। जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है और भाभी हैं, वो लोग की भी लव मैरिज थी। तो उस हिसाब से वो लोग ने कोर्ट मैरिज की थी, तो उनके घर पे फर्स्ट मैरिज थी। तो मैंने बताया कि ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें लाइक सेलिब्रेट करनी है शादी, धूमधाम से शादी करेंगे। शादी में खर्चा होगा तो सबको कवर देना होगा। कवर मीन्स पैसों का कवर देना होगा, प्लस गोल्ड वगैरह जो देना होता है वो डायमंड, रियल डायमंड की सारी चीजें चाहिए, प्लस कपड़े वगैरह ब्रांडेड कपड़े ही वो लोग पहनते हैं। ऐसा मुझसे कहा गया था कि हम लोग ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, तो ब्रांडेड कपड़े तुझे देने पड़ेंगे। ये कवर किसको देने था और आपने जो कवर दिए वो कितने कवर, मतलब कितने कवर, कितने कितने के कवर में ऐसा था कि मामा मामी को, फई फुआ है, मासा मासी है, चाचा चाची है, जो फैमिली को नॉर्मल जो होते फैमिली हैं। नॉर्मल होती है, हाँ जी। वो सबको कवर देना होता है। तो कवर में किसी के लिए 11,000, किसी के लिए 21,000, किसी के लिए 51,000 और भतीजे के लिए 51,000, भाभी के लिए 51,000, यानी जेठानी के लिए। इतने बड़े कवर तो हमने कभी देखे नहीं शादी में। तो बड़े लोगों की लग्जरी शादियां होती है तो उसमें होते हैं। तो आपकी ये ग्रैंड शादी थी, ग्रैंड मैरिज थी? ग्रैंड थोड़ा बहुत नॉर्मल शादी थी फैमिली में, लेकिन थे 80-100 पीपल जितने आए थे। तो उस हिसाब से वो शादी का वो लोग ने बताया गया कि भाई हम लोग को, हमारी फैमिली में इतने लाइक हम लोग इस तरह का हम लोग का व्यवहार है, तो वो तुझे देना पड़ेगा। और रियल डायमंड की सारी चीजें वो लोग ने डिमांड की थी मुझसे। तो आपने दिया उनको डायमंड गोल्ड वगैरह? यस, दिया मैंने। सारी चीजें जो भी मैंने दी, रियल डायमंड की मेरे हस्बैंड को दी मैंने,
घर पे मेरे भतीजे के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए सब ब्रांडेड कपड़े वगैरह उनके लिए लेके दिए। प्लस वो लोग ने जिस हिसाब से कहा था पैसों का कवर, उस हिसाब से सबको मैंने पैसों का कवर दिया। और जो मेरी जेठानी रहती है, जेठानी की जो मीन्स पियर की साइड बोलते हैं, वो लोग को भी कवर देना होता है, तो वो लोग को भी कवर दिया। तो कवर की वैल्यू ही अगर आप पकड़ लो तो कुछ 3-3.5 लाख रुपया कवर की वैल्यू थी। ओके। और फिर ये सब करके कम से कम 10 से 12 लाख का मेरा शादी का उसमें खर्चा हुआ। जी, इतनी अच्छी शादी थी, अच्छी फैमिली थी, तो ये आपके साथ जो ये प्रॉब्लम जो आपको प्रताड़ित किया गया, ये प्रॉब्लम क्यों और कब से शुरू हुई, उसका क्या रीजन था? अभी जैसे मैंने मैम आपको बताया पहले कि मेरे हस्बैंड को पहले से ही, शादी से पहले ही मुझे वो फिजिकल के लिए बोल रहे थे। जी। तो शादी होने के 15 दिन के बाद उनका सब 15 दिन तक सब सही था, लेकिन 15 दिन के बाद वो लोग का मीन्स मेरे हस्बैंड का सब अननेचुरल सेक्स का डिमांड स्टार्ट हो गया कि अननेचुरल सेक्स उनको करना था। और मेरा लाइक मासिक धर्म या वैसा कुछ भी रहता था, उस टाइम पे भी उसे अननेचुरल सेक्स करना होता था, जो सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो हस्बैंड वाइफ में तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो नहीं, वो बात नहीं की? मैंने उनसे बात की, लेकिन उनको वो सारी चीजें नहीं सुननी थी। उनको यही था कि बस मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये चीज से रिलेटेड मैंने मेरे घर पे मेरी जेठानी और मेरे ससुर, ये सब लोगों को मैंने बताया कि भाई ये सारी चीजें मेरे से नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुझे शादी करके हम लोग यहाँ पे क्यों लाए हैं, तुझे यहाँ पे अगर तू तेरे हस्बैंड की नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो तुझे शादी करके लाने का मतलब क्या हुआ? तेरी शादी इसीलिए की गई है कि तू तेरे हस्बैंड की सारे नीड्स सेटिस्फाई करे, चाहे उनकी जो भी नीड्स हो, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, वो तुझे करना पड़ेगा। अगर ये बात तूने किसी को भी बताई तो हम लोग की बहुत पहचान है, हम लोग क्या कर सकते हैं तुझे पता नहीं। और जैसे कि मेरी जेठानी हमेशा तो वो किस बात पे उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं? तो क्या उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से हैं वो लोग, या कुछ और उनका अलग से कुछ है? तो किस बात पे उन्होंने बोला ये? मेरी जेठानी का ऐसा कहना है कि वो मंत्रालय में काम करते हैं। अच्छा। और मंत्रालय में उनका कैबिन है। तो आपको मालूम नहीं ये चीज? आप तो रहे हो ससुराल में। तो मैं 5.5 महीना रही थी। 5.5 महीने में वो घर से निकल जाती थी, बोलती थी मुझे आज मंत्रालय जाना है, मेरा काम है तो मुझे मंत्रालय जाना है, ऐसे बोल के वो जाते थे। ओके। और मुझे ऐसे ही बताया जाता था कि हम लोग मंत्रालय में काम करते हैं, हमारी बहुत पहचान है, अगर तू कुछ भी कहेगी, कुछ भी करेगी तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। कांदिवली पुलिस स्टेशन में भी हमारी बहुत पहचान है, कांदिवली पुलिस स्टेशन हमारी जेब में है। अगर तू वहां पे जाके भी कुछ कंप्लेन करेगी तो तू देख लेना हम लोग तेरे क्या हाल हवाल करेंगे। और जो मेरा भतीजा है नील देसाई, वो मुझे ऐसे बोलता था कि मेरे चाचू की नीड्स अगर तुम सेटिस्फाई नहीं करोगे तो तुमसे शादी करके लाने का फायदा क्या है। अच्छा, ये बच्चा बोलता था? जो मेरा हाँ, जेठ जेठानी का जो लड़का था नील देसाई, वो ऐसी सब बातें करता था। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें पैसे पे स्टार्ट हो गई कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें उतना पैसा चाहिए। ऑलरेडी शादी के बाद तक वो लोग मुझसे 25 लाख रुपए ले चुके हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन आप तो कुछ काम नहीं करते, फिर पैसे आपके पास, तो उनको मालूम था ना आप कुछ काम नहीं करते, तो पैसे की डिमांड क्यों थी? काम नहीं करती थी मैम, लेकिन मेरे जो पहले हस्बैंड थे उस टाइम पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कांदिवली में। ओके। तो वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने बेच दी थी मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद। तो उसका मेरे पास कुछ अमाउंट था, तो वो चीज वो लोग को पता थी कि मेरे पास पैसे हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो आपके ससुराल पक्ष वाले हैं, फैमिली वाले, तो क्या इनके ऊपर कोई पहले से केस वगैरह है या फिर एकदम ये नील है, साफ सुथरे लोग हैं? नहीं मैम, मेरी जो जेठानी है हेतल देसाई, उनपे 2-3 केस है। वो दबंगई करती रहती है, ब्लैकमेलिंग ये वो सब पता करती रहती है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर कुछ 2-3 केस। और ये दबंगई किस बेस पे करती हैं? वो बोलती है मैं मंत्रालय में काम करती हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मेरी बहुत पहचान है, ऐसे करके वो सब पैसा इतने का शायद। तो आप 5.5 महीने थी जैसा आपने बताया वहाँ पे, तो आपको कभी पता ही नहीं चला कि मंत्रालय में उनकी कोई पोस्ट है या किसी के साथ काम करती है? वो दबंगई दिखाती है मंत्रालय के नाम के। मंत्रालय में तो ऐसे कोई भी नहीं बैठ सकता ना जाके। सही बात है मैम, लेकिन अभी 5-5.5 महीने में मैम कितना पता चलेगा, वो जो बोलेगी वही हम लोग सुनेंगे। मेरी बहुत पहचान है, मेरा ये है, मैं मंत्रालय में जाती हूँ, वहाँ पे मेरी पर्सनल कैबिन है। ऐसी सब बातें वो करती है। और हमारे घर वाले भी मीन्स मेरी जो फैमिली है वो बहुत विचित्र है, वो कुछ अलग ही है। रात को हम लोग जब भी रात को 3 बजे मेरे हस्बैंड दरवाजा खोल देते थे बेडरूम का, और मेरे ससुर बाहर घूमते रहते थे। और रात को 3 बजे? हाँ, रात को 3 बजे। क्यों?
कि मैं उसको सेटिस्फाई, वो मुझे बोलते थे कि मैं जब भी मैंने ये चीज का विरोध किया कि नहीं ये आप दरवाजा क्यों खुला रख रहे हो, हाँ, तो मुझे बोला गया मेरे ससुर के और मेरे हस्बैंड के थ्रू कि तू हमें सेटिस्फाई, तू मुझे पूरा सेटिस्फाई तो कर रही है ना, वो देखने के लिए मैंने दरवाजा खुला रखा है। और मेरे ससुर ऐसा बोलते थे कि हमारे बच्चे को सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना, ये हमें पता तो चलना चाहिए ना। तो ये इसलिए बात तो कुछ अलग हुई कि बेटा। यानी हमारी निजी लाइफ में वो लोग का बहुत इंटरफेरेंस था, मेरे अच्छा, ससुर का, मेरी जेठ जेठानी, मेरा भतीजा भतीजा भी पूरे घर में नेकेड भतीजा घूम, कितने साल का है? 22 साल का। 22 साल का हाँ, है। वो पूरे घर में नेकेड घूमता रहता था, और 22 साल का लड़का नेकेड घूमता है नेकेड घर में? घूमता है और अश्लील हरकतें करता रहता था। तो आपने ये शिकायत आपने कहीं पुलिस को बोला, पुलिस को बताया पुलिस ये? ये आपने चीज, कैसे हिम्मत जुटाई ये सब करने की? ये सब जब भी मेरे साथ हो रहा था मैम, तो उस टाइम पे मैंने घर पे बताया, घर वालों ने मुझे बताया अरे ये तो बच्चा है, जाने दे। 22 साल का लड़का बच्चा? हाँ, वो ओके, लोग के लिए वो बच्चा है। ओके। मैं ऐसी ऐसी चीजें मैम जो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। इन तो सब आपको हिम्मत कब आई कि आप जाएं और अपने लिए इंसाफ मांगे या पुलिस में गई? आपने कैसे हिम्मत जुटाई? मैम ये सब होने के बाद भी 5.5 महीने के बाद जब भी वो लोग ने मुझे धक्के मार के मार पीट के घर से निकाल दिया। आपको मारपीट करते थे आपके साथ? हाँ करते थे। रीजन क्या था? पैसे नहीं देती थी, फिजिकली सेटिस्फाई नहीं, जो अननेचुरल सेक्स का वो डिमांड करते थे उसके लिए मैं सेटिस्फाई नहीं करती थी। ओके। ये चीज के लिए उन्होंने मुझे बोला कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, ना ही तू हमें फिजिकली सेटिस्फाई कर रही है, मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, ना ही तू मुझे फिजिकली सेटिस्फाई कर रही है, ना ही तू हमारे घर वालों के लिए फाइनेंशियली कुछ कर पा रही, तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझसे मतलब जो आपका पैसा था, आपके हम्म, आपने जैसे बताया आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी आपने हम्म, सेल की, वो पैसा आपने इनको दिया, हम्म, तो उनको मालूम होगा कि आपके पास अभी कुछ पैसे नहीं है। तो आपने शादी की तो अभी तो उनका फर्ज था कि आपके साथ जो भी आपकी सारी जरूरत है वो पूरी करें, क्योंकि आपने शादी होती है एक लड़की की तो पति से उम्मीद होती है कि वो उसका पूरा खर्चा उठाए। तो जब आपके पास पैसे नहीं थे, उनको मालूम होगा कि पैसे नहीं, तो क्यों मांगते थे बस फिर वो? पैसे नहीं, उसको पता, पैसे मांग, वो लोग का एक्चुअली इंटेंशन ये था फाइनेंशियली और फिजिकली मुझे खत्म करना। ओके। ये हो गया उनका, उनको लगा कि अभी इसके पास कुछ नहीं है तो मुझे घर से निकाल। पुलिस के पास गए तो पुलिस का क्या वो था इसमें? ये सब होने के बाद मैं जब भी मैं हिम्मत करके पुलिस स्टेशन गई थी, जी, पहले मैं डीसीपी सर से मिली थी। जी। डीसीपी सर ने मुझे कांदीवली पुलिस स्टेशन भेजा, वहां पे मैंने मेरी कंप्लेन दी, तो वहां पे जो मेरे ऑफिसर है तेजस्वी सिंधरे मैम। ओके। तो आप कहाँ आपको जाना पड़ा इस मैटर में? कितने दिन से आप परेशान थे? ये सारी चीजें मैम 3 महीने से मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी। मैं डीसीपी सर के पास गई, सीपी सर के पास गई, सीपी सर ने मुझे भाई खाला, अकेले जाते थे सब जगह? हाँ मैम मैं अकेली जाती थी वहाँ पे। सीपी सर ने मुझे भाई खाला महिला आयोग से कांटेक्ट करवाया, वहां पे मैं गई, फिर बांद्रा महिला आयोग में गई, सब जगह पे गई, वो सब लोगों ने वहां से लेटर भेजा, यहाँ तक कि मैंने तेजस्वी मैम के बारे में भी कंप्लेन दी थी। तेजस्वी सिंधरे मैम जो ऑफिसर है अभी, उनके लिए भी मैंने कंप्लेन दी थी कि भाई वो मेरा स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, उनको अपने हिसाब से ही सारा स्टेटमेंट लिखना है। मेरे साथ क्या हुआ है वो उसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको यही था कि मैं जैसा बोलूं, मैं जितना लिखूं इतना ही होना चाहिए। मैंने आपकी एफआईआर में देखा है, जो आपकी आपकी एप्लीकेशन में लिखा है, जैसे अननेचुरल रिलेशन बनाना, अभी मैं ओपनली नहीं बोलूंगी, तो उसमें तो धारा होती, तो आपकी उसमें धारा ही नहीं है। वो मैम मेरा सारा सारा मामला समझने के बाद पुलिस ने ये चीज को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक सेक्शन इसमें और बढ़ा दिया। तो अभी आगे पुलिस जांच कर रही है, अभी आगे का वो लोग का जो भी प्रोसेस होगा वो अभी आगे पता चलेगा मुझे। तो आप रुचिका जी, आप औरतें घर से नहीं निकल पाती हैं, अत्याचार सहती रहती हैं, आपने 3 महीने से आप अपने लिए लड़ रही हैं, आपने हिम्मत दिखाई है, तो ये जब आपके घर ससुराल वालों ने आपके मतलब आपको जब मारा मारा तो किस किस ने आप पे साथ मारपीट की? मैम आपको घर से निकाला गया और क्या बोल के निकाला गया? मैम जब भी मुझे घर से निकाला गया तभी मुझे पहले बीच में भी मारते पीटते थे, क्योंकि मैं उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो। जब भी मुझे जब भी मुझे घर से निकाला उस टाइम पे मुझे मेरे ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरा भतीजा और मेरे हस्बैंड, सब लोग ने मार पीट के मुझे घर, सबने आपको मारा? सबने मारा मुझे, सबने मुझे मारते मारते घर से निकाल दिया। मुझे ऐसे बोला कि अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू हमें पैसे भी नहीं दे रही है और तू हमें फिजिकली भी मेरे बच्चे को फिजिकली भी सेटिस्फेक्शन तू नहीं दे पा रही है, उनकी जो नीड्स है
वो तू नहीं कर पा रही है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद 5.5 महीने में ही वो लोग ने मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद आज तक मुझसे किसी ने कोई भी किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं किया। तो अभी आप कहाँ रहती हैं? आपके पास घर है या आप फिर रेंट से रहती हैं? नहीं, अभी मैम मैं रेंट पे ही रहती हूँ ओके। और अकेले रहती हूँ। तो आपसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं, किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक बार मेरे हस्बैंड उसके दोस्त के साथ आए थे, उन्होंने मुझे बताया जब भी मुझे फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए रहेगा तभी मैं तेरे पास आऊंगा। ओके। तो मैंने उसे बोला कि ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी। ओके। उसके बाद उनका कोई उसके बाद कांटेक्ट उन्होंने नहीं मुझे था? कभी कांटेक्ट नहीं किया, ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज किया। आज आप आई हैं हमारे पास, हमारे स्टूडियो में आई है, तो आप हमसे क्या हेल्प चाहती हैं, या आप क्या डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद करती हैं कि आपको इंसाफ मिले? आप इतना एफर्ट्स कर रही हैं, तो आप आगे क्या करने वाली हैं? आपके क्या सोचा है आपने? देखिए मैम, मैं ना 3-3.5 महीने तक जो मैंने मेहनत की, मैं बहुत हिम्मत करके बाहर निकली हूँ जी। और ये सारी चीजें मैंने की है कि भाई हमारे समाज को पता चलना चाहिए कि 4 दीवार के अंदर क्या होता है। जी। वो सब लोगों को बेनकाब करने के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ। और मुझे मुंबई न्यायालय जो है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। वो लोग लेडीजों की बहुत ही हेल्प करते हैं, लेडीजों को समझते हैं। तो बस मेरा यही है कि वो लोग मुझे न्याय दें और ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो औरतों के साथ गलत चीजें करते हैं। यही मेरा। तो आज हमारे है और आप देख रहे हो आपने पूरी कहानी सकी जुबानी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक शादी का मतलब ये है कि आप सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियली? ये आज जो हमने सुनी है, हमें शादी में सिर्फ यही दिख रहा है कि सिर्फ मनी और फिजिकल, ये दो ही चीज हमने सुनी है, बाकी हमने कुछ भी इनके मुंह से सुना नहीं है। और आज वो 3 महीने से जो उनके साथ हुआ है, वो इतनी प्रताड़ित हुई है कि उनको आज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आज उनको मीडिया हाउस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। तो मैं चाहती हूँ को इंसाफ मिले और जो लोगों ने इनके साथ गलत किया है उनको बेनकाब हों वो लोग, क्योंकि ये चीजें किसी भी रुचिका के साथ नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और बाकी तो हमारा सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो औरतों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और वो को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो एक हिम्मत करके रुचिका ने घर से बाहर कदम रखा है। उनकी पहली शादी भी हुई थी, वो उनका दुख सुना है हमने, उन्होंने अपना सारा दुख बयां किया है। तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़की उम्मीद करके उसने लड़की ने कदम उठाया कि दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि उसके फैमिली उसके साथ नहीं है, तो किसी भी रुचिका के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं समाज से और सिस्टम से, डिपार्टमेंट से यही बोलना चाहूंगी अपने न्यूज के माध्यम से कि किसी भी औरत पे अगर औरत सही है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब आदमी ही गलत है या सब औरतें ही गलत हैं, बट जो सही है उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको इंसाफ दें। जय हिंद।